कांग्रेस का चुनावी दंगल में बड़ा दांव, घोषणा पत्र के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश। कहा सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम होगी लागू, जनता के साथ चर्चा के बाद पूरा तैयार होगा घोषणा पत्र। चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिया एकजुटता का संदेश, मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के बाद एक साथ नजर आए कांग्रेस के दिग्गज। विवादों में हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन, कबड्डी स्टार अजय ठाकुर के समर्थन में आए कई खिलाड़ी। नेशनल प्लेयर विपिन चौहान ने भी गड़बड़ी के लगाए आरोप, बोले खेल में प्रतिभावान नहीं, पैसों को दी गई तरजीह। किन्नौर के शलखार में बादल विस्फोट, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, गाड़ियां भी मलबे में दबी, जानी नुकसान नहीं। कुल्लू पुलिस को मिली नशे की बड़ी खेप, 7 किलो 109 ग्राम चरस के साथ एक युवक गिरफ्तार, नाकेबंदी के दौरान मिली कामयाबी। करनाल में एक परिवार के दो पक्षों के बीच बवाल, जमकर चले लाठी डंडे पत्थर, एक युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी की गई कोशिश, जमीनी विवाद बनी बवाल की वजह। और फिर सलाखों के पीछे पहुंचा राम रहीम, पैरोल की समय सीमा खत्म होने पर पहुंचाया सुनारिया जेल, 30 दिन की पैरोल पर आया था बाहर। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किन्नौर से आ रही एक बड़ी खबर से, जहां किन्नौर के शलखार में बादल फट गया, जिससे लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भी घुस गया, कई गाड़ियां यहां पर मलबे में दब गई, अफरा तफरी यहां पर मच गई। राहत और बचाव कार्य हालांकि यहां पर लगातार जारी है। तो लगातार हिमाचल से बादल फटने की खबरें सामने आ रही है। अब किन्नौर के शलखार में बादल फट गया और लोगों के घरों में यहां पर बाढ़ का पानी भी घुस गया। ज्यादा जानकारी के लिए अरुण नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, फिलहाल क्या कुछ हालात हैं यहाँ के? जी, सबसे पहले ये है कि जो हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर सीमा पर जो स्थित जो हमारा किन्नौर का जो शलखर गांव है, वहां पे पिछले कल देर दिन के टाइम जो बादल फटने की जो घटना सामने आई, उसमें काफी नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश होने से जो सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से राजस्व विभाग की टीम अभी तक वहां मौके पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में ये सही आंकड़ा अभी तक नहीं मिल पाया है और कहना मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इतना जानकारी जरूर मिला है कि बादल फटने की जो घटना हुई है, उससे कुछ वाहन मलबे की चपेट में आए हैं और जो मकान है उसमें पानी घुसने से लोगों के रसद सामान व कपड़े पूरी तरह से जो नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त जो सिंचाई कुल है, शलखर के 4 जो सिंचाई कुल है, आईपीएच विभाग की जो देखरेख में जो चला हुआ था, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जी अच्छा अरुण, यहाँ जो आसपास के लोग हैं जिनके घर यहाँ पर बने हुए हैं, उनके घरों में पानी घुस गया होगा, फिलहाल उनकी तरफ से पलायन किया गया हो, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर राहत कार्य किया जा रहा है? जी, इसमें सबसे पहले ये कि जो शलखर में जो जहाँ तक लोगों की जो पलायन की बात है, वो अभी तक यही जानकारी निकल कर आ रही है कि स्थानीय लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके ही उनको स्कूल या कहीं और जगह पर जिनका जो मकानों में जो पानी घुसा है, उनको वहाँ पे फिलहाल पिछले रात को तो शेल्टर दिया गया था। लेकिन आज फिलहाल बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे बारिश जो है थम चुका है। ऐसे में लोग अपने घरों की जो सफाई में भी लगे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उस तरफ जो शलखर की तरफ को सुविधा पूरी तरह दुरुस्त ना होने से लोगों से संपर्क करना व प्रशासन को वहाँ पे राहत कार्य में जुटे जो लोग हैं उनसे संपर्क करना थोड़ा कठिनाई हो रहा है। जी अच्छा अरुण, यहाँ पर बादल फटने से कई सड़कें भी ब्लॉक हो गई होंगी, कई सड़कें बंद की गई हैं, तो प्रशासन की तरफ से लोगों को क्या कुछ यहाँ पर हिदायतें जारी की गई है? ये सबसे पहले ये है कि जो प्रशासन की ओर से जो लगातार पिछले जब संगला में जो करीब 15 दिन पहले जो संगला जो टोंगटोंग से नाले में जो फ्लड आए थे, उसके बाद लगातार प्रशासन लोगों से यही अपील कर रही है कि नदी नाले व जहाँ जो
स्लाइडिंग जोन जो बने हुए हैं, जो किन्नौर जिले के राष्ट्रीय मार्ग के आसपास व संपर्क मार्गों पर कहीं जहां भी जो स्लाइडिंग जोन है उसके आसपास ना जाएं। लोग फिर भी एहतियात तो बर रहे हैं, लेकिन जो पिछले कल की अगर हम बात करें जो शलखर गांव की, तो वहां जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद दोबारा से जो प्रशासन है उन्होंने फिर से एक अलर्ट जारी किया है कि कम से कम ये जो मॉनसून सीजन है इस दौरान लोग भी सतर्क रहे और नदी नालों के आसपास ना जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपने तमाम जानकारी दी। तो ये किन्नौर की तस्वीरें हैं शलखार में, जहां बादल फट गया, भारी यहां पर नुकसान हुआ है। हालांकि जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन लगातार हिमाचल से इस तरह की खबरें सामने आती जा रही हैं। बादल फटने की घटनाएं हो, बाढ़ हो, लगातार इस तरीके की घटनाओं से भारी नुकसान देखा गया। तो हिमाचल कांग्रेस ने बड़ा चुनावी दांव खेला है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश की जनता से बड़ा चुनावी वादा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। शिमला में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनता से चर्चा करके कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र जल्द ही जारी करेगी। मैंने आपको बताया कि इस विषय पर हमने कल एक सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के साथ बैठकर एक बैठक की, जिसमें सभी का विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए हमने उस प्रक्रिया को शुरू किया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम फील्ड में निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों की समस्याओं से अवगत होंगे और फिर दूसरे चरण पर उसको पिन डाउन करके कि किस बातों, कौन सी बात महत्वपूर्ण है, उन बातों को हम मैनिफेस्टो में डालकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जब ये फाइनल हो जाएगा सारा काम, तब मीडिया के माध्यम से हम उसको डिक्लेयर करेंगे कि हमने मैनिफेस्टो में क्या क्या डाला है। तो हिमाचल कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने एकजुटता का भी यहां पर संदेश दिया। मंच पर हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त, अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनी राम शांडिल, स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्ष आशा कुमारी, कार्यकारी अध्यक्ष पवन काजल, राजेंद्र राणा, हर्ष महाजन समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजीव गुलेरिया मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उनके निशाने पर मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि सीएम पूरे प्रदेश का छोड़ो, मंडी के भी सीएम नहीं बन पा रहे हैं। उनके काम केवल सराज तक ही सीमित हो गए हैं। के अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बोलते हैं आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप तो मंडी जिला के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। आप उसमें भी 2 क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है सराज और धर्मपुर से, वहाँ भी विकास होना चाहिए, लेकिन समूचे जिले में होना चाहिए, समूचे प्रदेश में होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जब पीछे सरकारें रही हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में भी महंगाई हुई, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री थे माननीय वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, उस वक्त भी उन्होंने महंगाई को लगाम लगाने के लिए हमारी जो गांव की सोसाइटीज थी, डिपुओं के राशन की जो सोसाइटी थी, उस पर 127 करोड़ रुपए सब्सिडी देके उस महंगाई को रोका गया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस तरफ कोई विजन नहीं है। चुनाव नजदीक है, एक दूसरे से यहां पर हिसाब भी मांगा जा रहा है। कुल्लू से कांग्रेस विधायक ने महेश्वर सिंह पर भी अपने कार्यकाल के दौरान काम नहीं करने के आरोप लगाए, जिसका अब महेश्वर सिंह ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं आरोप प्रत्यारोप की ओछी राजनीति नहीं करता। सड़क दी है तो फालतू है, उसको लगानी है हाथ, कोई मापदंड नहीं है। और जब विधायक महोदय ने ये बात कही तो मैं एक बात उनसे कहना चाहूँगा नम्रता से। आप तो ऐसी पार्टी से आते हैं जो जन्म से लेकर मरण तक राजनीति में रहते हैं और मर के ही छोड़ते हैं, और मैं समझता हूं कि इसमें कोई दोष नहीं है। अगर किसी का इस प्रकार का उनमें ताकत है कि वो चल सकते हैं, तो आयु सीमा कहाँ है? अब देखिए, प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रम आदित्य सिंह को गलती करके माफी मांगने की आदत सी हो गई है।
पहले अनाप शनाप बयानबाजी करो और बाद में विवाद होते ही माफी मांग लो। ये बात हिमाचल प्रदेश के बीजेपी सह मीडिया प्रभारी रजत ठाकुर ने मीडिया को जारी एक बयान में कही। पहले चांटा मारो और फिर बाद में माफी मांग लो, इस प्रकार का दस्तूर हिमाचल की राजनीति में पिछले वर्ष से जारी है। पहले पृथ्वी सिंह जी ने चुनावों के दौरान कारगिल के युद्ध को एक छोटा सा युद्ध करार दिया। बाद में जब बात बढ़ी, जब सैनिकों ने इसे अपना अपमान समझा, तो पृथ्वी सिंह जी ने तुरंत माफी मांग ली। उसके बाद विक्रमादित्य जी ने सरकारी कर्मचारियों को पटक पटक कर प्रदेश के कोने कोने में फेंकने वाला बयान दिया, तो उस पर विवाद बढ़ा, तो विक्रमादित्य जी ने माफी मांग ली। उसके बाद पृथ्वी सिंह जी ने गुड़िया कांड को एक छोटी सी घटना बता करके बड़ा बाला बयान दिया। जब विवाद बढ़ा तो उस पर भी उन्होंने माफी मांग ली। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसे बयान या तो दोनों ये लोग नेता जो हैं वो जानबूझ के देते हैं ताकि खबरों में बने रहे। तो हिमाचल में बागवान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। चुनावी साल है, ऐसे में विरोधी दल सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर बागवानों के समर्थन में सड़कों पर है। माकपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने बागवानों की हकों के लिए मोर्चा भी खोल दिया है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने बागवानों के मुद्दों को लेकर 11 जिलों के डीसी, एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने सोलन में ज्ञापन सौंपे। तो उनके फेवर में सारे ज्ञापन आपको सौंपे। खबर नूरपुर से, जहां पूर्व विधायक अजय महाजन ने जसूर पंचायत में जनसंपर्क अभियान शुरू किया। चुनाव से पहले लोगों से मुलाकात भी की जा रही है। वहीं मौजूदा विधायक राकेश पठानिया को भी उन्होंने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राकेश पठानिया जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री है, लेकिन नूरपुर के विकास में उनका योगदान शून्य के बराबर है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और अब मैं देख रहा हूं, जसूर एक बहुत महत्वपूर्ण एक व्यापारिक कस्बा है और इसकी पूरे ढंग से पिछले 4.5 साल में अनदेखी की गई है। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 10 करोड़ रुपया हमने मेन रोड पे लगाया, हमने 2 लेन बनवा के करवाया और उसमें अपने जो पानी की व्यवस्था होती थी, जब ये बरसात आती थी तो घरों में, दुकानों में पानी चले जाता था। और इस बार जो है, इस पिछले कई वर्षों से जब से हमने बनवाई है, ये जसूर के लोगों को सुख हो गया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन इन दिनों विवादों में है। विवाद पद्मश्री अवार्ड और इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी अजय यादव के एक बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों के चयन को लेकर एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब कई खिलाड़ी अजय ठाकुर के समर्थन में आ चुके हैं। राष्ट्रीय खिलाड़ी विपिन चौहान ने कहा कि टीम का चयन सही नहीं किया गया, अच्छे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता यहां पर दिखा दिया गया। और कबड्डी में हर खेल में बहुत चयन। शिवरात्रि मेले में कौन सा चयन होता है, मैं पूछना चाहूंगा। शिवरात्रि मेले में ये कौन सा चयन हुआ है? आप 5 या 6 दिन का कैंप ले रहे और उम्मीद करते हैं कि मेडल आए। ऐसे कैसे मेडल आएगा? 5-6 दिन के कैंप में कोई मेडल आता है क्या? आज तक हिमाचल टीम ने मेडल नहीं लिया है। पिछले बारी हमारे बड़े भाई अजय ठाकुर जी, रोहित राणा जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में टॉप 6 में टीम रही है, नेशनल में टॉप 6 में टीम रही, उनके नेतृत्व में रही है। और आज वही खिलाड़ी नहीं है, जबकि जो इन्होंने टीम सिलेक्ट की हुई है 12 खिलाड़ियों में से इनके पास कोई लेफ्ट कवर नहीं है, जबकि लेफ्ट कवर की पोजीशन एक अहम भूमिका निभाती है। तो उधर नगर निगम धर्मशाला की मासिक बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। खास तौर पर बरसात के दौरान लोगों की जल भराव की जो दिक्कतें हैं वो उनको ना हो, इस बारे में नालियों, सीवरेज को दुरुस्त करने का फैसला भी लिया गया। बरसात का मौसम है और इसमें जो हमारा जितने भी नगर निगम का जो आज फैसला लिया गया है कि आज से हमने
1 महीना पहले ही जितनी भी नालियाँ नाले हैं जो उसको साफ़ करना शुरू कर दिया। अब MMSAG के तहत भी सारे जो नाले हैं उनको साफ़ किया गया है और आगे भी PWD को भी आज लिखा गया है कि जितनी भी नालियाँ जो चौक है नाले हैं जो चौक है उनको ठीक किया जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए। तो खबर धर्मशाला से, जहां तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे का पहरा अब बढ़ने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत यहां पर 300 नए सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, जिन्हें इंस्टॉल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इन कैमरों से यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के जहां फेस कैप्चर हो जाएंगे, वहीं व्हीकल नंबर भी दर्ज हो जाएंगे। इसी के साथ आपराधिक घटनाओं को भी रोकने में मदद मिलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए 2.62 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। नहीं, देखो नियमों की अवहेलना करने वाले तो सभी को बराबर कानून है, चाहे वो पर्यटक है चाहे धर्मशाला का स्थायी निवासी है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो हमने जो है, जैसे आपको पता है, हमने IT में से यहाँ पे लगाया है तो ऑटोमेटिक चालान होता है। तो जब आदमी को अवहेलना करता है तो ऑटोमेटिक उसको फ़ोन पे जो है मैसेज चल जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारे अब हम धर्मशाला सिटी में, पूरे सिटी में धर्मशाला जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया है उस में को CCTV कवरेज करने के लिए हमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगभग 2,62 रुपया सैंक्शन हुआ है और जिसका कि सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ऑर्डर दिया जा चुका है। अभी जो है जल्दी ही इस पर काम शुरू होगा। तो अगले 1.5-2 महीने में जो है हम जो है जो स्मार्ट सिटी का एरिया है, इस एरिया में हम अच्छी उच्च स्तर के CCTV और ITMS सिस्टम जो है वो लगाएंगे। तो उधर नालागढ़ के न्यू नालागढ़ कॉलोनी में 33 साल के युवक की जहरीला पदार्थ निगलने से मौत हो गई। युवक की मौत के बाद घर में मातम पसर गया। तो वहीं मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। रोज रोज घर के लड़ाई झगड़ों की वजह से उनका बेटा परेशान रहता था और अब परिवार वाले इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ब्रदर की जो डेथ है ये कुछ नॉर्मली नहीं हुई है, इसको मारा गया हुआ है। इसके ऊपर साजिश रची गई है। साजिश रची गई कि इसको 9 बजे का जहर खाया हुआ था, इसमें बोलते हैं 9 बजे जहर खाया, लेकिन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। हमें 11 बजे जाके फ़ोन आता है कि आपके लड़के ने जहर खा लिया। जब हम मौके पर पहुँचते हैं तो डेथ हो चुकी होती है। तो जो मेरी खिड़की है उसके सामने इनका जस्ट दरवाजा था। तो 3 साल मतलब इनकी ऐसी हालत थी हद से ज़्यादा। तो मतलब जैसे भी लड़के ने दरवाजा क्रॉस करना तो लड़ाई झगड़ा, मतलब ऐसी गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ। पर मैं सोचती थी कि लड़का सहन कैसे करता है। एक बार तो मेरे सामने उस लड़के ने जी फांसी लगाई थी करवा चौथ के व्रत के दिन। तो मैंने देख लिया तो हल्ला मचाया, सारे यूपी बिहार के सारे इकट्ठे हो गए। पहले से लड़ाई झगड़ा काफ़ी करती थी, इसके खिलाफ पहले भी हमारे पास काफ़ी सबूत पड़े हैं और थाने से भी इसको काफ़ी बार चेतावनी दी गई है कि प्यार प्रेम से रहो, नहीं तो आपका तलाक करवा दिया जाएगा। और लास्ट अभी बद्दी महिला थाने से भी इसको 2 महीने का टाइम दिया था और उसने 2 महीने से पहले ये हादसा हो गया जी। तो वहीं कुल्लू पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में तीर्थन घाटी के गृहिणी से नशे की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ने 7 किलो 109 ग्राम चरस के साथ व्यक्ति को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान शख्स की घबराहट ने ही उसकी पोल खोलकर रख दी। गाड़ी की तलाशी ली गई तो 7 किलो 109 ग्राम चरस यहां पर बरामद हुआ। नशा तस्कर की पहचान भीमराव के तौर पर हुई है। एक ये बहुत अच्छा केस हमारी SIU कुल्लू की टीम ने ये पकड़ा है। बंजार क्षेत्र के नोहांडा रोपा का जो क्षेत्र है उसमें एक गांव है, वहाँ से ये भीमेराम नाम का जो व्यक्ति है और 7 किलो 109 ग्राम चरस इसके पास पकड़ा गया, जो SIU की टीम ने पकड़ा है। इसके खिलाफ सेक्शन 20 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। तो उधर हरियाणा के करनाल के घरौंडा के गड़ी भरल गांव में हंगामे की तस्वीरें सामने आई, जहां एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे खूब यहां पर हो हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, यहां एक शख्स ने एक युवक पर ट्रैक्टर तक चढ़ाने की कोशिश की।
हालांकि लोगों ने उसे रोक लिया। बताया ये भी जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर यहां खूनी संघर्ष हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये जो तस्वीरें सामने आई है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, यहाँ पर मुद्दा क्या रहा, क्या मसला था जो एक ही परिवार के लोगों में आपस में ये खूनी संघर्ष हुआ? दरअसल ये जो वीडियो है ये 9 जुलाई का है और इस वीडियो को कोई रोहतक का बताता है, कोई सोनीपत का बताता है, लेकिन जब ये बात सामने निकल कर आई कि ये पूरा मामला करनाल के घरोंडा के गड़ी बरल गांव का है और एक ही परिवार के दोनों गुट हैं और तकरीबन 3 एकड़ जमीन है जिसको लेकर मामला फिलहाल कोर्ट में है और कोर्ट का स्टे है वहां पर कि इस जमीन पर कोई भी खेती वगैरह नहीं होगी। लेकिन एक गुट के सदस्य वहां पर ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाते हैं और खेत को जोतने लग जाते हैं और जैसे ही दूसरे गुट को इस बात का इल्म होता है कि वहां पर इस तरीके से पहले गुट के लोग ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं तो वहां पर वो पहुंचते हैं और आपस में जो दोनों गुट हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं। लाठी डंडे वहां पर है, साथ ही साथ और हथियार वहां पर है। इसके अलावा जो ट्रैक्टर है वो चढ़ाने का प्रयास किया जाता है एक गुट की तरफ से। फिलहाल मामला करनाल पुलिस के संज्ञान में है, मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और 7 दिन हो गए हैं तकरीबन। और ऐसे में जो परिवार के सदस्य हैं वो लगातार कभी गोंडा के एसएचओ के चक्कर काट रहे हैं, कभी करनाल के एसपी के पास वो जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखना ये होगा कि इस मामले में गिरफ्तारी कब तक होती है, लेकिन किस तरीके से महज चंद टुकड़े के लिए जमीन के किस तरीके से परिवार आपस में लड़ते हैं, किस तरीके से रिश्तों को शर्मसार किया जाता है, वो इस तस्वीर में नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। तो ये करनाल की तस्वीरें हैं। लड़के आगे लगातार जमीनी जो विवाद है, पहले लेवल पे समझौता हुआ था जो उन्होंने भी 2-2 साल डाल रखे थे। जो फिर एक पक्ष जो जैना परिवार है उसने जमीन पर जबरदस्ती अपना फसल बांटने की कोशिश करी थी, जिसपे दूसरे पक्ष ने एतराज किया जो ना मानने के उसमें दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हो गया, जिसपे एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो राम रहीम की पैरोल अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद उसे दोबारा से कड़ी सुरक्षा के बीच सुनारिया जेल पहुंचा दिया गया। आपको बता दें कि राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी और वो बाहर आया था जेल से। तो गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई थी, जिसके बाद वो जेल से बाहर आया था। अब राम रहीम की पैरोल खत्म हो चुकी है, जिसके बाद रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम को सुरक्षित वापस पहुंचा दिया गया है। इस बीच काफी बवाल भी यहां पर देखने को मिला। राम रहीम असली है नकली है, इसको लेकर भी काफी बवाल देखा गया। हालांकि अब एक बार फिर से राम रहीम की जेल में वापसी हो चुकी है। तो उधर करनाल के असंध में मीनाक्षी अस्पताल में गोलीबारी करने के दोनों मुख्य शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जींद के पिंडा गांव से इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और दोनों आरोपियों के बीच में मुठभेड़ भी हुई। आरोपियों की ओर से पुलिस पर 3 फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आरोपियों पर फायर किए। इस हमले में दोनों आरोपी घायल हो गए, जिनका जींद के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। में जो 2 मुख्य शूटर थे जो वेपन लेकर के हॉस्पिटल के अंदर घुसे थे, उनकी भी पहचान हुई और हमारी टीम जब जींद के एरिया में थी तो एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर टीम ने वहां पर कार्रवाई की है। दिनांक 16 और 17 की नाइट में थाना सिविल लाइन जींद के एरिया में ये कार्रवाई की गई थी। इस दौरान उनके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जो दोनों थे शोभित और मोहित, इनके दोनों के एक के हाथ में और एक के पैर में गोली लगी थी और बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उधर अम्बाला के
कैथल के अंबाला रोड पर एक सांड 4 मंजिला बिल्डिंग की छत तक पहुंच गया। सूचना मिलते ही गौ रक्षक और जीवन रक्षक दल के लोग मौके पर पहुंचे। चौथी मंजिल से सांड को नीचे भी उतारना काफी आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने बड़ी हाइड्रोलिक क्रेन मंगवाई और बड़ी मुश्किल से यहां पर सांड को नीचे उतारा गया। सांड के रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 घंटे का वक्त लगा। हालांकि इस दौरान रेस्क्यू कर रही टीम के पसीने छूट गए। राहत की बात तो यह भी है कि सांड को बिना किसी नुकसान के 4 मंजिल से सुरक्षित नीचे पहुंचा दिया गया। हमें 12 बजे सूचना मिली थी कि एक सांड 4 मंजिला मकान पर चढ़ गया है और कुछ 1-2 सांड जो लिफ्ट का जो खड्डा बना उसमें पड़े हैं। और जैसे ही सूचना मिली वैसे ही हम जीवन रक्षक दल के सदस्य वहां पर पहुंचे, तो जब जाकर देखा कि हमने एक सांड 4 मंजिला मकान पर चढ़ा हुआ है और 3 सांड लिफ्ट के 10 फुट के गहरे खड्डे में पड़े हुए थे, जिसमें से एक फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।